ही का तमाम ये संबोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हाजिर हैं आपकी जेब से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण दिन बहुत महत्वपूर्ण तैयारी के साथ हम लेकर के आए हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन द शो पर कि क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई को क्यों दिखता है भविष्य अनिश्चित। जी हाँ, क्या कुछ बातें कही गई हैं आज आरबीआई गवर्नर की तरफ से, डिटेल में उसकी परत दर परत खोलने की कोशिश होगी। इसके अलावा बात करेंगे कब कम होंगी ब्याज दरें, क्या कुछ संकेत आज मिले हैं, उस पर होगी डिटेल में चर्चा। और बैंकों पर है कौन सा खतरा, महत्वपूर्ण बात है, डिटेल में इस पर भी हम बातचीत करेंगे। चीनी उद्योग को झटका, इथेनॉल पर सख्ती। जी हाँ, बुरी तरह पिट रहे हैं चीनी शेयर पिछले 2 दिनों से। क्या कुछ घटनाक्रम रहा है और इसका क्या आने वाले दिनों में असर होगा, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। और क्या और बढ़ेंगे हवाई किराए, जी हाँ, महंगी हो सकती है क्या आपकी यात्रा, बताएंगे आपको डिटेल में। और साथ में आखिर में बात करेंगे पकड़ी गई वीवो की भारी टैक्स चोरी। कौन सी टैक्स चोरी है, डिटेल में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि आज का मनी सेंट्रल पॉलिसी सेंट्रल है, क्योंकि आज ही रिजर्व बैंक ने इस साल की अंतिम पॉलिसी की घोषणा की है। पॉलिसी ही आज की सबसे बड़ी खबर है और पॉलिसी के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए पॉलिसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 की अंतिम पॉलिसी की घोषणा कर दी है। पॉलिसी की सबसे मुख्य बात यह रही कि आरबीआई ने अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की पेमेंट यूपीआई से करने की अनुमति दी है। लेकिन पॉलिसी की अन्य मुख्य बातों की बात करें तो रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं पॉलिसी में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है और उसे 6.5% पर स्थिर रखा है। हालांकि आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। पहले 6.5% ग्रोथ का अनुमान था। रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर अपने अनुमान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया, लेकिन मीडिया को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भविष्य बहुत अनिश्चित लग रहा है और भारतीय इकोनॉमी को किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से किसी भी समय नए झटकों का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी कहा कि भविष्य में ब्याज दरें किस दिशा में जाएंगी, इस पर वे फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। उनका ये भी मानना है कि ब्याज दरें अगर कम हो रही हैं, ये भी मानना गलत होगा कि ब्याज दरें जल्द कम हो रही हैं। गवर्नर ने गैर जमानती कर्ज को लेकर के भी सख्ती पर सफाई दी है। उन्होंने गैर जमानती कर्ज को लेकर के और सख्ती के भी संकेत दिए हैं। सर, आज की क्रेडिट पॉलिसी रही और उसमें दो बातें महत्वपूर्ण रही, कंट्राडिक्टरी। एक तरफ ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ अनिश्चितता भी दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं आज की पॉलिसी को आप? विपुल जी, ऐसी पॉलिसी आपने नहीं देखी होगी और बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं भारत में आर्थिक स्थिति में बयानों की दृष्टि से। बड़ा दिलचस्प दिन था हमारे जैसे लोगों के लिए, हम लोग जो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को करीब से पढ़ते हैं। दो अलग अलग, एक ही व्यक्ति ने 2 दस्तावेज जारी किए। एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का दस्तावेज जारी हुआ और इस बीच में वित्त मंत्रालय की तरफ से भी वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी की तरफ से भी आकलन आया और 3 अलग अलग तरीके की बातें आज सुबह के 2 घंटे के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सामने तैर गई और हम तीनों के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई। एक तरफ रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की बात आपको विपुल ने बता दी और वो थी भी नहीं। उसके बारे में क्या कहा हम उस पर आगे बताते हैं। भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक क्या सोचता है, इस पर काफ़ी उत्सुकता थी, क्योंकि दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6% रही थी। हालांकि उसमें तमाम सारे आंकड़े हैं जिन पर गहरा मंथन चल रहा है। कल उन्हीं आंकड़ों पर भारत की वित्त मंत्री को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, ये ग्रोथ केवल एक सेक्टर में नहीं है, सारे जगह से आ रही है। लेकिन आंकड़े उसको नहीं बता रहे थे। एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ में गिरावट दिखाई दी थी दूसरी तिमाही में। खैर, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने भारत में इस साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। सरकार ने भी अभी हाल में ऐसा ही कहा था और उसके बाद उसे राजनीतिक रूप से भारत के आर्थिक विकास दर में तेज बढ़ोतरी के आंकड़ों को राजनीतिक रूप से सरकार की तरफ से प्रचारित भी किया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि जब आज रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहेगी, तो वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कह दिया कि 6.5% रहेगी। भारत के अगले साल की आर्थिक विकास दर 6.5% रहेगी। तो अब रिजर्व बैंक जो थोड़ा कंजर्वेटिव था इससे पहले, थोड़ा रुक कर और थोड़ी सतर्कता के साथ तथ्य लेकर आता था, वो आज काफ़ी उत्साहित दिखाई दिया अपने दस्तावेज में। और
रिजर्व बैंक ने और सरकार की तरफ से कहा गया है कि विकास दर 6.5% के आसपास रहेगी। सारे आकलन भी 6.5%, 6.4% के आसपास हैं। अब इसके बाद रिजर्व बैंक गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक गवर्नर ने जो बयान दिया उसका मतलब आप कुछ दूसरा निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थितियां बड़ी अनिश्चित हैं। उनका शब्द था फ्यूचर इज फिकल, यानी भविष्य बड़ा अनिश्चित है, अर्थव्यवस्था को नए झटके लग सकते हैं, अभी भविष्य के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता। अब आप जिस दिशा में खड़े हों उस तरफ से अपनी बात चुन लीजिए। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के आधार पर देखना है तो भारत के आर्थिक विकास दर को इस साल 7% मान लीजिए। अगर अगर रिजर्व बैंक गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करना तो उनका कहना है कि वो कुछ भी नहीं कह सकते कि अगले 6 महीने में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरीके के बदलाव होंगे। लेकिन भीतर की बात यह कि हम दोनों के बीच का में अगर पहुंचकर इस आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो रिजर्व बैंक गवर्नर इस समय आर्थिक विकास दर में जो बढ़ोतरी के ताजे आंकड़े आए हैं, जो जिनमें बेस नहीं है, जिनमें भी दिखाई देगा आने वाले समय में कितनी ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, उन्होंने रिजर्व बैंक गवर्नर को थोड़ा स्वीट स्पॉट में पहुंचा दिया। थोड़ी उनकी स्थिति जो असहज हो रही थी उसे सहज कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर पर इस बात का दबाव था कि उन्हें ब्याज दर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर गिर रही है। आपको पता है कि महंगे कर्ज को आर्थिक विकास दर की में गिरावट की वजह माना जाता है। अगर माना जाता है कि कर्ज अगर सस्ता हो तो लोग ज़्यादा कर्ज लेंगे, इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाजार में मांग आएगी। अब रिजर्व बैंक गवर्नर के पर से दबाव हट गया है, जो उनकी बातचीत से लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भाषण में, कि जब आर्थिक विकास दर 7% हो ही गई है तो हमें ब्याज दरें कम करने की जरूरत नहीं है। हम महंगाई से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और ब्याज दरें इस स्तर पर बनी रहेंगी। अब ये आंकड़ा खासतौर से जो दूसरी छमाही में 7% से ऊपर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है विकास दर का, इससे हम देखेंगे कि अगले 3 महीने में 4 महीने में क्या स्थिति रहने वाली है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी पॉलिसी में खेती को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उनका मानना था कि रूरल एरिया से डिमांड आ रही, अर्बन एरिया से डिमांड आ रही, लेकिन मानसून, कमज़ोर मानसून का असर, एल निनो का असर, रबी की बुआई, ये सारे कई और फैक्टर्स हैं जिनका असर हमें आने वाले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से संतुलित करने की कोशिश रिजर्व बैंक गवर्नर कर रहे थे, जिसमें वो सरकार का जो तेज ग्रोथ का दावा है उसके साथ भी खड़े हों, लेकिन एक मॉनेटरी पॉलिसी के मैनेजर के तौर पर सतर्क भी करते जाएं कि भाई बहुत ज़्यादा उत्साह में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह का संतुलन क्या महंगाई के फ्रंट पे भी देखने को मिला? जो बातें कही गई उससे क्या कुछ मायने निकाल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो गई है, तो इस मायने क्या निकाले जाए उसको? यहाँ रिजर्व बैंक रियलिस्टिक था और वास्तविक था। देखिए, ग्रोथ सुनिश्चित करना वैसे भी रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। रिजर्व बैंक की जिम्मेदारियों में मॉनेटरी मैनेजमेंट करना है। ग्रोथ किसी देश की अर्थव्यवस्था में विकास दर कितनी रहेगी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसमें एक फैक्टर रिजर्व बैंक का भी है, ब्याज दरों का। इसके अलावा सरकार का निवेश, प्राइवेट सेक्टर का निवेश, बाजार में खपत, बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। यहाँ रिजर्व बैंक गवर्नर ने महंगाई के टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया, ना बढ़ोतरी की ना कमी की। आंकड़े जो हमें दिख रहे हैं अंदर से, ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीनों में, मतलब नवंबर और दिसंबर में, महंगाई 6% के आसपास हो सकती है, क्योंकि उसके आंकड़े बराबर आ रहे हैं, चाहे आप अनाज देखें, दाल देखें या सब्जियों की महंगाई देखें। और इसके बाद की 2 तिमाहियों में, बाद की 2 महीनों में, यानी जनवरी फरवरी में, हमें महंगाई की दर में शायद थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन वो दिखेगी भी इस स्तर पर कि अगर रबी की फसल बेहतर होने वाली है। तो महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर अपने निर्णय पर कायम थे। ग्रोथ बढ़ेगी पर महंगाई घटेगी कि नहीं घटेगी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि महंगाई को लेकर हम रिलैक्स नहीं हो सकते, हम इसे लेकर बेफिक्र नहीं हो सकते, क्योंकि महंगाई को लेकर कई सारे दबाव बने हुए हैं। इससे पहले भी रिजर्व बैंक की तरफ से जो दस्तावेज, बयान आते रहे हैं पिछली मौद्रिक नीति से मौद्रिक नीति के बीच में, उसमें खाद्य महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। बट अब भीतर के दस्तावेज को जब पढ़ें और लाइनों के बीच में जो लिखा रहता है, जिसको हम बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता इस मॉनेटरी पॉलिसी के दस्तावेज में दिखाई देती है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो नॉन फूड कैटेगरी तक ना बढ़ जाए, क्योंकि खाद्य महंगाई को रोक पाने में रिजर्व बैंक पूरी तरह असफल रहा है। और अगर वो महंगाई फिर नॉन फूड कैटेगरी में आ गई तो फिर कोर महंगाई, जो कोर इन्फ्लेशन जिस पर थोड़ा नियंत्रण है, वो बेहाथ हो सकता है। तो महंगाई को लेकर चिंता कायम है और बनी हुई है, और रिजर्व बैंक उस मामले में अपने लक्ष्य में को नहीं बदल रहा है। ग्रोथ के लक्ष्य को उसने सरकार के ताजे बयानों के बाद बदल दिया है। जी, महंगाई की बात सर, ब्याज दरों को लेकर के जो कुछ भी कहा गया उसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या मतलब निकाले जाएं?
यहाँ रिजर्व बैंक गवर्नर और दो टूक थे। देखिए, आज रिजर्व बैंक गवर्नर के तीन चेहरे थे। एक चेहरा था जहां वो पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ चुनाव की तरफ जाती हुई सरकार अच्छी ग्रोथ का दावा कर रही है, उसके साथ वो खड़े दिखाई दिए। दूसरा उनका मॉनेटरी मैनेजर का, मौद्रिक पॉलिसी के नियंत्रक का जो था, वहां वो काफ़ी तथ्य और सैद्धांतिक रूप से खड़े थे। और तीसरी जगह वो बेहद सख्त हॉकिश, गवर्नर जैसे बिहेव करता वैसे करते। तीसरा जो बयान उनका था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये ना समझा जाए कि ब्याज दरों में कमी होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इसे इसलिए समझने की कोशिश ना करें, स्टेटस को कमी का संकेत नहीं है, न्यूट्रल स्टेंस कमी का संकेत नहीं है। यानी आप वो सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, रिजर्व बैंक की पॉलिसी देख रहे थे, रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने कार्यक्रम में ये जिक्र किया था कि किसी एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो पॉलिसी के बारे में उनसे किसी सिक्योरिटी गार्ड ने भी सवाल पूछा था उनको को फ्रिस्किंग करते हुए। तो उनका कहना था कि बहुत सारे लोग अब बहुत सारी आर्थिक विषयों पर रुचि लेने लगे हैं। तो वो सारे लोग जो इसे देख सुन रहे हैं, उनके लिए रिजर्व बैंक गवर्नर का स्पष्ट रूप से संदेश था कि यथास्थिति लंबे समय तक बरकरार रहेगी, ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। और ना वो यहां बैठकर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरें कम होंगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा विपुल? क्योंकि वो जान रहे हैं कि शेयर बाजार में एक खास किस्म का उत्साह बना हुआ है, तेजी से बना हुआ है। अगर वो ये उनके आज के फैसले का जो फैसला है ब्याज दरों को में कोई बढ़ोतरी न करने का, उसका अगर गलत अर्थ चला गया तो बाजार में महंगाई भी बढ़ेगी और ब्याज दरों में कमी के गलत संकेत जाएंगे। तो यहाँ वो बेहद दो टूक थे। मतलब जीडीपी के मामले पर कुछ दूसरा रुख था, महंगाई पर दूसरा रुख था, पर यहाँ बेहद दो टूक थे। और उसका सीधा मतलब ये कि आपकी ईएमआई कम होने वाली नहीं है, बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपकी ईएमआई कम होने वाली नहीं है, कर्ज की दरों में कमी नहीं होने वाली है आने वाले समय में। और ये परिस्थिति शायद लंबे समय तक रह सकती है, अगले 1-1.5 साल तक रह सकती है। इसका एक पहलू और है, वो पहलू बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर, जिस पर हमने कल विस्तार से बात की थी। रिजर्व बैंक गवर्नर एक कहना नहीं चाहते थे, हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बैंकों ने जो महंगे एफडी जुटा रखे हैं, बैंकों ने जो महंगे AT1 बॉन्ड से बोरोइंग कर रखी, उस वजह से भी ब्याज दरों को कम होने की संभावना अभी फिलहाल बनती नहीं दिखती। और शायद यही वो संकेत था जो शेयर बाजार ने भी पढ़ा, क्योंकि हमने देखा 21,000 बाजार निफ्टी ने छुआ, जैसे पता लगा कि नहीं बढ़ रही है ब्याज, और जैसे ही चीज़ें आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ी, ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का होता हुआ थोड़ा। हाँ, तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने उस बाजार को सुनाने के लिए एक कहा था कि आपको इतना भी उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि अगर पॉलिसी में स्टेटस को है, ब्याज दरों में कमी नहीं की गई है। और शायद यही वजह थी कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने बेहद दोटूक ढंग से यह बात कही। तो इसलिए जो लोग भी आज से 6 महीने साल भर के लिए बचत कर रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं, उन्हें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि ना तो उनकी जमा पर ब्याज दर कम होगी, उनको भी अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा अगर एफडी में उन्होंने पैसा लगाया। हालांकि उनकी महंगी एफडी बैंकों के पैरों में पत्थर की तरह बंध गई है। और जिन लोगों को कर्ज लेना है, उनकी ईएमआई भी कम होने की कोई गुंजाइश फिलहाल अगले 6 महीने और 8 महीने तक नहीं दिखाई देती। और रिजर्व बैंक गवर्नर ने संकेतों में यह बात भी कही पॉलिसी के भीतर, और अगर उनके बयान को मिलाकर देखें कि ये दौर थोड़ा लंबा चल सकता है, ये प्रोटेक्टेड स्टेटस को हो सकता है। यानी पूरे अगले साल, हम दिसंबर में खड़े हैं, जनवरी से लेकर अगले साल जुलाई अगस्त तक ये स्टेटस को बना रह सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन कमी की गुंजाइश नहीं। सर, ये 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पे बातचीत हो गई। एक और पहलू था, वो है जिस पर हम लगातार मनी सेंटर में चर्चा कर रहे हैं, वो है गैर जमानती कर्ज। उसको लेकर के जो कुछ कहा गया, उससे क्या कुछ संकेत निकल के आ रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता थी, हमारी भी उत्सुकता थी, क्योंकि भारत में सबसे ज़बरदस्त चुनौती इस कनेक्टेड लेंडिंग या गैर जमानती कर्ज को लेकर, अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर है। और इसलिए रिजर्व बैंक को बैंकिंग उद्योग, फिनटेक कंपनियां, तमाम लोग बेहद उत्सुकता के साथ रिजर्व बैंक गवर्नर को सुनना चाहते थे। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और 2 बेहद महत्वपूर्ण बातें कही जिनका आप संकेत अपने तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि हम सोते नहीं रह सकते और आग लग जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो किस आग का जिक्र कर रहे थे? वो उस आग का जिक्र कर रहे थे कि वो अनसिक्योर्ड लोन जो बैंकों में, एनबीएफसी में और फिनटेक ने बांट रखे हैं और जिनका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो बैंकों के लिए खतरा है। हम लगातार मनी सेंटर में आपको बता रहे थे रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा डर क्या था। आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपना डर बता दिया कि ये कर्ज भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं और इन्हें रोकना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि हमें, हमारी जिम्मेदारी कि बैंकिंग सेक्टर को किसी खतरे की तरफ जाने से रोकें, और इसलिए उन्होंने इस कर्ज पर सख्ती की। पर वो यही नहीं रुके। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने बयान में यह भी कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, जरूरत पड़ेगी तो आगे और भी सख्ती की जाएगी। यानी बैंकों के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश है कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट नहीं करेंगे, और करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा पूंजी की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। और ये संकेत उस फैसले के बाद आया जो फैसला लागू हो चुका था। यानी बाजार को ये बड़ा स्पष्ट रूप से संकेत है कि भारत की फिनटेक कंपनियों के लिए आने वाली 6 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं। और शायद रिजर्व बैंक गवर्नर की इस बात से पहले बैंकों ने कल
फिनटेक कंपनियों को स्पष्ट रूप से निर्देश भी जारी कर दिए कि वो छोटी राशि के अनसिक्योर्ड लोन देना बंद कर दें, और वही वजह थी कि कल हमने पेटीएम की बाजार में ये हालत देखी। और बाकी भी एनबीएफसीज में हमने देखा काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। इधर महंगाई को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। दलहन की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने मटर आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ एग्रीकल्चर तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 31 मार्च तक हटा दिया है। इसके बाद प्याज की महंगाई को रोकने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ, और चीनी की महंगाई को रोकने के लिए गुरुवार को ही सरकार ने गन्ने के रस से एथनॉल के उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी। सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के तमाम इंडस्ट्रीज़ के, आज मैं इंटरव्यूज सुन रहा था, सब लोग परेशान हैं। सारे चीनी शेयरों की जो है शेयर बुरी तरह पिटे हैं 2 दिन के अंदर। क्या वजह लगती है आपको, क्यों इस तरह का फैसला लिया? ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला था चीनी उद्योग के लिए, तो काफ़ी बड़ा झटका था, और सरकार की अपनी योजनाओं के लिहाज से भी बिल्कुल पीछे चल देने जैसी स्थिति थी। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह महंगाई है। चीनी स्टॉक्स पर इसका असर पड़ा। हमने देखा बाजार में चीनी कंपनियां वैसे भी दबाव में थी। सरकार ने फैसला जो किया वो आमतौर पर अप्रत्याशित था। सरकार ने आज ये फैसला किया कि चीनी कंपनियां गन्ने के रस से, यानी गन्ने के जूस से जो एथेनॉल बनाती हैं, उसका इस्तेमाल वो एथेनॉल बनाने में नहीं करेंगी। आपको पता है कि एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल में मिलाने के लिए किया जाता है, और कहा जाता है, तथाकथित रूप से कहा जाता है कि इससे भारत के ऑयल इंपोर्ट में कमी होती है। हालांकि ऑयल इंपोर्ट बिल में कोई कमी नहीं दिखाई दी, लेकिन तेल कंपनियां चीनी मिलों से एथेनॉल खरीदती हैं और उसकी ब्लेंडिंग करती हैं। अगले साल यानी 2024 तक 15% की एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी रखा गया था। इस लक्ष्य से हम पीछे हैं। इस बीच में सरकार ने अचानक ये फैसला लिया और चीनी कंपनियों से कह दिया है कि वे गन्ने के रस से एथेनॉल नहीं बनाएंगी। चीनी कंपनियां गन्ने के रस से जितना एथेनॉल बनाती हैं विपुल जी, उससे करीब 40 लाख टन चीनी बनाई जा सकती है जितना गन्ने का रस एथेनॉल में जाता है। मतलब समझना ये कि चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी सरकार को परेशान कर रही है। चुनाव सामने है, ग्रोथ है, लेकिन महंगाई तो महंगाई है और वो दिख रही है। तो एथेनॉल से बनने वाली गन्ने के रस से बनने वाले एथेनॉल पर रोक के बाद एक किस्म से सरकार ने परोक्ष रूप से बाजार को यह संकेत दिया है कि चीनी की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो एथेनॉल में डाइवर्ट होने वाला जूस था, अगर चीनी के उत्पादन में जाने लगेगा तो चीनी का उत्पादन अपने आप बढ़ेगा और बाजार में चीनी की कीमतों में कमी होने की संभावना बनती दिखाई देगी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी की कमी है, दुनिया में भी चीनी के उत्पादन में कमी आई है, इसलिए शुगर की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हुई हैं। और भारत में शुगर की कीमतें रोकने का यही एक तरीका था कि सरकार को एथेनॉल ब्लेंडिंग को सीमित करना पड़े, और इससे भारत की एथेनॉल की पूरी योजनाएं थोड़ा लड़खड़ा जाएंगी, इस पर उसका असर पड़ेगा। हालांकि इसके तत्काल बाद जो दूसरा मंत्रालय इसमें जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम मंत्रालय, उसकी तरफ से कहा गया कि नहीं, यह तात्कालिक तौर पर लिया गया फैसला है, इमीडिएटली है, ये लंबे समय में इसका असर नहीं होगा। सरकार अपने 15% के लक्ष्य पर, 15% के एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर कायम है। एक दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये कि क्या वाकई में आपको लगता है इससे कीमतें घटेंगी, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो है, क्या उद्योगों के लिए कितना बड़ा झटका है? क्योंकि आज कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो एक तरीके से हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सरकार हमसे बात करती तो हम कोशिश करते कि चीनी उत्पादन भी बढ़े और हमारा जो एथेनॉल से कमाई हो रही है वो भी आती रहे। कितना बड़ा झटका है? उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। उसकी वजह ये, महंगाई घटेगी कि नहीं देखने की बात होगी, क्योंकि सेंटिमेंटली तो सरकार ने बाजार को संकेत देने की कोशिश की है कि जब इतने गन्ने का रस एथेनॉल बनाने में नहीं जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चीनी बनाने में जाएगा, तो चीनी की आपूर्ति बेहतर होगी। बाजार में सेंटिमेंट महंगाई का टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इस फैसले से ये समझने में, हमें देखने में हमें थोड़ा समय लगेगा। 1 महीने के भीतर बाजार में चीनी की कीमतों पर उससे हमें पता चलेगा, जिस पर हमारी नजर रहेगी। पर उद्योग के लिए वास्तव में बड़ा झटका था विपुल जी, और उद्योगों की शिकायत जायज थी, बल्कि कुछ उद्योगों के प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिलने भी पहुंचे, क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन चीनी उद्योग की आदत बना दिया गया था। इसके लिए उन्होंने बड़ा कैपेक्स किया था, बड़ा पूंजी निवेश किया था, उसकी क्षमताएं तैयार की थी। एथेनॉल उनके लिए एक किस्म का कैश प्रोडक्ट था, उसको वो तत्काल बनाते थे और तेल कंपनियों को बेच देते थे। तेल कंपनियां उससे खरीद कर उनको भुगतान कर देती थी। तो चीनी अर्थव्यवस्था में, चीनी मिलों की अपनी अर्थव्यवस्था में, चीनी तो देर से पैसा लाने वाला प्रोडक्ट है। चीनी बनाई, फिर उसको बेचा, उसके बाद कोटे के तमाम इश्यूज, रिलीज के इश्यूज। एथेनॉल ऐसा प्रोडक्ट था जो तत्काल बिकता था। तो चीनी कंपनियों की बैलेंस शीट में एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा था, और अचानक इस रोक से चीनी कंपनियों की बैलेंस शीट, उनके निवेश, उस पर तो असर पड़ेगा ही। और वो स्वाभाविक सी बात थी, उद्योग की शिकायत भी इस मामले में जायज थी, और शेयर बाजार की प्रतिक्रिया भी चीनी स्टॉक्स पर बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्योंकि जो एक मेजर प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है जो कि चीनी कंपनियां बना रही हैं, उस पर अचानक कानूनी रूप से रोक लग जाए तो उसका असर होता है। और यही वो अनिश्चितता है पॉलिसी की, यही वो पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है जो भारतीय उद्योगों को हमेशा परेशान करती रहती है कि एक
6 महीने पहले सरकार एथेनॉल का प्रोत्साहन दे रही है कि एथेनॉल का और ज़्यादा ब्लेंडिंग की जाए, जिससे भारत में ऑयल का इंपोर्ट कम हो सके, और 6 ही महीने बाद उसी पर रोक लगा दी जाती है। निश्चित रूप से काफ़ी अनिश्चितता है, और वो अनिश्चितता हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में भी देखने को मिली, और अच्छी खासी पिटाई बलरामपुर चीनी से लेकर रेणुका शुगर से लेकर प्राज इंडस्ट्री सब में जो है 10-10% तक की गिरावट जो है वो 2 दिन के अंदर देखने को मिली है। कल भी 10% के आसपास गिरावट थी, आज भी 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गन्ने की सीमित सप्लाई को देखते हुए सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार इस साल समर्थन मूल्य पर 1 लाख टन मक्का खरीद की अनुमति दे सकती है। किसानों से मक्का खरीद के बाद उसका आवंटन इथेनॉल बनाने वाली इकाइयों को किया जा सकता है। तो इस तरीके से सरकार कोशिश ये कर सकती है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किए जाने वाले बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा, क्योंकि देश में आम चुनाव होने हैं। सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ तब तक के लिए सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा, जब तक कि कोई नई सरकार नहीं बन जाती है। सर, इस पे कोई ऐसी बात तो सबको पता है कि वोट ऑन अकाउंट होता है, तो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आमतौर पर अपेक्षा रहती है, क्योंकि बजट साल भर का एक बड़ा आयोजन होता है। हालांकि बजटों से अलग भी सरकारें बहुत सारी घोषणाएं करती रहती हैं, तो संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से इस साल का बजट तो वोट ऑन अकाउंट ही होगा, इंटरिम बजट होगा। लेकिन वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से बाजार उद्योगों की बैठक में ये कहा कि इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखी जाए, क्योंकि वो की जो घोषणाएं हो रही हैं वो पहले से जारी हैं, तो उद्योगों की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करने की कोशिश थी। और वित्त मंत्री ने वहाँ एक बयान और दिया जो महत्वपूर्ण था, कार्बन टैक्स को लेकर, जिस पर हम लगातार अलग अलग तरह से चर्चा करते रहे। सरकार की तरफ से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो कार्बन टैक्स से सहमत नहीं है जो यूरोप में लगाया गया है। अभी इसको आधिकारिक रूप से भारत विरोध करेगा या नहीं करेगा, पर वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये कार्बन टैक्स जायज़ या उचित नहीं है। जी, इधर भारत में एक के बाद एक एयरलाइन बंद होने की वजह से एविएशन सेक्टर की वैश्विक संस्था एविएशन वर्किंग ग्रुप ने भारतीय एविएशन मार्केट को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले जेट एयरवेज और अब गो फर्स्ट के घटनाक्रम के बाद भारतीय एविएशन मार्केट को डाउनग्रेड किया गया। इस डाउनग्रेड की वजह से भारतीय एविएशन कंपनियों को आने वाले दिनों में एयरक्राफ्ट लीज पर लेने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सर, इस डाउनग्रेड से और कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है, जो पहले से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है एविएशन? ये भारतीय एविएशन उद्योग के लिए, यात्रियों के लिए जो यात्रा करते हैं उनके लिए थोड़ा गौर करने वाली खबर है, क्योंकि इसका सीधा असर उन पर होगा। एविएशन वर्किंग ग्रुप दुनिया में एयरक्राफ्ट बनाने वाले और एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाले कंपनियों का समूह है, और ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट सप्लायर्स हैं जो एयरलाइंसेस को जहाज़ों की या विमानों की आपूर्ति करते हैं। गो फर्स्ट के मामले में हमने आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताया कि गो फर्स्ट के मामले में जिस तरह से एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों को जहाज़ लेने की, वापस कब्जे लेने की छूट नहीं मिली, लंबे समय तक उनके जहाज़ फंसे रहे, भारत उस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हिस्सा भी नहीं है जिसमें एयरक्राफ्ट लेजर्स के अधिकार तय किए जाते हैं। इसके अलावा भी भारत में एयरक्राफ्ट कंपनियों को जिस तरीके की दिक्कतें आई भारत की एविएशन कंपनियों के बैंकरप्ट होने से, उसके बाद भारत के एविएशन उद्योग के लिए बड़ा झटका है। इसका मतलब यह है कि भारत की कंपनियों को अब जहाज लीज पर लेने में मुश्किल होगी, और अगर जहाज मिलेंगे भी तो महंगे मिलेंगे। डाउनग्रेड होने का मतलब है कि अगर किराया X है तो 2X तक बढ़ाया जा सकता है। लीज पर देने वाली कंपनियां अपने जोखिम को कवर करने की कोशिश करेंगी। हम मनी सेंट्रल के चर्चाओं में जब गो फर्स्ट पर चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात का संकेत दिया था कि गो फर्स्ट की जो क्राइसिस एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों के साथ बनी है, या जो झगड़ा शुरू हुआ है, उसका असर भारत में लीजिंग रेट्स पर पड़ेगा, और अब इस डाउनग्रेड से भारत में लीज रेट्स बढ़ जाएंगे जहाज़ों के। आमतौर पर विमानन कंपनियां, एविएशन कंपनियां इन लीजिंग कंपनियों से जहाज़ किराए पर लेती हैं और उसका किराया उनको पे करती हैं और उसको चलाती हैं। इस डाउनग्रेड के बाद अब भारत में विमान के किराए बढ़ने का खतरा है। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि भारत में बहुत सारी कंपनियों के विमान ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं। करीब करीब 50 के आसपास विमान ग्राउंडेड होने की बात अगले साल के हिसाब से आकलन के तौर से समझ में आ रही है। उसमें गो फर्स्ट के विमान भी हैं, इंडिगो के कुछ विमान हैं जिनमें तकनीकी खराबियां हैं, इसलिए उनकी रिपेयर मांगी जा रही। और इस बीच भारत का ये डाउनग्रेड हो जाना, भारत के एविएशन मार्केट का डाउनग्रेड हो जाने का मतलब है कि अब नई उड़ानें शुरू करने के लिए, जहाज़ों को बदलने के लिए एविएशन कंपनियों को और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और स्वाभाविक सी बात है उस पैसे को वो विमान किराए को बढ़ाकर लोगों से वसूलेंगी। भारत में विमान किराए वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं पिछले दिनों में, जब से गो फर्स्ट की क्राइसिस देखी हमने, और गो फर्स्ट के बाद अब स्पाइस जेट भी क्राइसिस में है, कई तरीके की समस्याओं में फंसी हुई है। बिल्कुल। इधर चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में वीवो पर आरोप लगाया गया है कि उसने 2014 से 2021 के दौरान भारत में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि वीवो ने शेल कंपनियों के जरिए ये धोखाधड़ी की। प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
केस जो है दर्ज कर लिया गया है। सर, क्या कुछ निकल के आया चार्जशीट में? भारत में किसी कंपनी, विदेशी कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा मामला पहली बार बना। 60,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में। 23 ऐसी कंपनियां हैं वीवो की, और उसके साथ उसमें लावा का नाम भी है, जिनके जरिए वीवो ने, जो चीन की कंपनी थी, उसने भारत के पैसे को में मनी लॉन्ड्रिंग की और ये पैसा चाइना पहुंचाया। हम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हमने आपको बार बार अलग कार्यक्रमों में बताया है कि जब वीवो पर ईडी ने जांच शुरू की थी तो वीवो के अलग अलग जगहों पर, उनके स्टोर्स पर, उनके गोडाउंस पर और ऑफिसेस पर छापे मारे गए थे, और उस छापेमारी में ये पता चला कि वीवो ने भारत में असंख्य शेल कंपनियां बना रखी थी और उन शेल कंपनियों के जरिए अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। उन कंपनियों को चलाने वालों में कई चीनी नागरिक भी थे और इनके तार चाइना की फिनांस कंपनियों से जुड़े हुए थे, और ये पूरा नेटवर्क भारत में अब निकल कर आया है। ईडी की चार्जशीट के हिसाब से करीब 60,000 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी हुई है। वीवो वो कंपनी है जिसे भारत की सरकार जिसने भारत सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया है। भारत में मोबाइल फ़ोन बनाती है जैसे कि तमाम चीनी कंपनियां बनाती हैं, और अब चीनी कंपनियों के कामकाज खुलकर जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे दिख रहा है कि वो कुछ और ही कर रही थी भारतीय बाजार में। और इधर रेटिंग और रिसर्च एजेंसी मूडीज ने चीन के 8 बैंकों के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इनमें चीन का इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल बैंक तथा चाइना डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। एजेंसी ने हांगकांग और मकाओ के आउटलुक को भी नेगेटिव किया है। साथ ही चीन की 26 स्थानीय सरकारों को भी रिव्यू पर डाल दिया है। इससे पहले एजेंसी की तरफ से चीन के आउटलुक को भी घटाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि रेटिंग एजेंसियां चीन की रेटिंग को भी कम कर सकती हैं। सर, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो डाउनग्रेड क्यों किया गया, और दूसरा ये कितना बड़ा संकट आप मान रहे हैं, क्योंकि एक तो रियल एस्टेट पहले से प्रॉब्लम में थे और अब अगर बैंकों की रेटिंग घटाई जा रही है तो इसके मायने क्या है? चीन का पूरा वित्तीय क्षेत्र संकट में आ गया है, और ये जो आज फैसला हुआ, इस फैसले के काफ़ी बड़े असर होने वाले हैं। एक तो चीन की जो दोनों सबसे बड़े बैंक हैं, चीन का इंडस्ट्रियल बैंक और चाइना नेशनल बैंक, इन दोनों बैंकों को जो मेनलैंड चाइना के बैंक हैं, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, इन्हें भी डाउनग्रेड किया गया। यानी चीन के सारे बड़े बैंक्स की साख पर मूडीज़ ने सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा जो 22 लोकल गवर्नमेंट्स के फिनांस व्हीकल्स हैं, चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स अपने बैंकिंग जैसे संस्थान चलाती हैं जिसके जरिए वो रियल एस्टेट को और बाकी लोगों को कर्ज देती हैं, उनके आउटलुक को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। चीन का जो पूरा यूनिवर्स है फिनांस, पब्लिक फिनांस या बैंकिंग का जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स इसी तरह से बनता है। बड़ा बैंक है, उसके नीचे दूसरे स्तर के बैंक हैं, फिर चीन की लोकल गवर्नमेंट्स हैं और उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इस चक्र में चीन में पूंजी घूमती है या कर्ज घूमता है और नीचे तक जाता है। चीन की समस्या यह है कि चीन में रियल एस्टेट सबसे आगे खड़ा था, जो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गया। 30 के आसपास बड़े डेवलपर डिफ़ॉल्ट के संकट के करीब खड़े हैं। उन पर जो बकायेदारी थी वो चीन की लोकल बॉडीज़ की थी, उनके फिनांस इंस्टीट्यूशंस की थी। उन लोकल फिनांस इंस्टीट्यूशंस को चीन के इन बैंक्स ने फिनांस किया था, और इन चीन के इन बैंक फिनांस का सब चीन की बाकी पूरी अर्थव्यवस्था पर है। तो एक किस्म का कंटेजियन जिसका खतरा लगातार दिख रहा था कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर अगर संकट में आया तो ये फिर एक संक्रमण है, जो संक्रमण चीन के पूरे वित्तीय क्षेत्र में फैलेगा, उसकी शुरुआत यहाँ होती दिखाई देती है। इसलिए मूडीज़ का ये डाउनग्रेड दुनिया में काफ़ी सनसनीखेज रहा है। आज जो इसकी खबर आई, हालांकि मूडीज़ के पिछले चीन के आउटलुक को भी मूडीज़ ने निगेटिव किया था, ग्रोथ के आउटलुक को, जिसमें मैंने बताया था कि 4% की ग्रोथ थी और उस पर चीन की सरकार ने सख्त आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन अब वित्तीय बाजार से चीन के बैंकों के डाउनग्रेड के बाद, कर्ज का लेवल बढ़ने के कारण, बैंकों के डाउनग्रेड के कारण दुनिया के वित्तीय सिस्टम के लिए और ख़ासतौर से एशिया के वित्तीय सिस्टम के लिए नई चुनौतियां बनती दिख रही हैं। नई चुनौतियां बनती दिख रही हैं। और अगर आप चीन के अंदर चल क्या रहा था और कैसे चीन इस स्थिति पर पहुंचा है, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इस बार का इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा आप। सर, काफ़ी डिटेल में आपने चर्चा की और लोगों को बताया चीन के बारे में। ये जो चीन की जिस खबर का जिक्र हमने किया, इसके पीछे है क्या, दरअसल चीन के भीतर हो क्या रहा, और चीन इतने गहरे संकट की तरफ क्यों बढ़ रहा है, और चीन के संकट का मतलब पूरी दुनिया के लिए क्या है, क्योंकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये संकट कहाँ से आया, चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में कौन सा बारूद था जो फटने लगा है, और अब जब हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड आज जिसकी खबर आई है, इसकी संभावना हमने उस इकोनॉमिकम में जो 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, जो आपके पास आएगा रविवार को, उसमें हमने विस्तार से बताया था। तो चीन की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, और वो जिस दिशा में जा रही है उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा और ऐसा क्यों हुआ, विस्तार से जानने के लिए इस बार का इकोनॉमिकम जरूर देखिएगा मनी 9 के सुपर ऐप पर। अगर आपके पास सुपर ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लें।
तो सुपर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये चीन के अंदर चल क्या रहा है और जो चल रहा है उसका असर दुनिया पे क्या पड़ने वाला है, बहुत डिटेल में जो है विस्तार पूर्वक हमने इस बार अर्थात पे चर्चा की है, अंशुमान जी ने चर्चा की है। तो अवश्य जो है डाउनलोड करके आप इस कार्यक्रम को देखें। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कच्चे तेल के दो बड़े निर्यातक देशों यानी कि सऊदी अरब और रूस ने ओपेक प्लस संगठन के अन्य देशों से कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के लिए कहा है। फिलहाल रूस और सऊदी अरब की तरफ से ही उत्पादन में कटौती की जा रही है, लेकिन इस कटौती के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव पर लगातार दबाव बना हुआ है। फिलहाल विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के करीब बना हुआ है। सर, पुतिन और MBS की इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या कुछ निकला है? रियाद और मॉस्को की मुलाकात, जैसा हमने कल आपको बताया था कि मुलाकात मुख्य रूप से तेल बाजार को अपने नियंत्रण में लेने के लिए और आने वाली मंदी जिसका जिक्र चीन के तरफ से दिख रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बाद, उसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक सीमा से अधिक ना टूटें, इसे रोकने की पेशबंदी के लिए था। और इसलिए सरप्राइज हुआ दुनिया को कि पुतिन मॉस्को से उड़कर रियाद पहुंचे और इसके साथ उन्होंने दूसरी जो प्रतिस्पर्धी तेल अर्थव्यवस्था है अमीरात, उसके साथ के भी बात की है। तो एक किस्म से तेल बाजार को लेकर अब रूस, अमीरात और सऊदी एक साथ आकर दिखने लगे हैं और तीनों का एक सामूहिक सहमति इस बात पर बन रही है कि कच्चे तेल के उत्पादन में और कटौती की जाए। हालांकि ये बैठक ओपेक की बैठक के बाद हुई। ओपेक की बैठक में यह तय हुआ था कि सऊदी अपने उत्पादन की कटौती को जारी रखेगा, रूस अपने उत्पादन की कटौती को और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये बैठक होने का मतलब ये है कि शायद आने वाले कुछ समय में ये तीनों तेल अर्थव्यवस्थाएं बड़े ऐलान कर सकती हैं कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें मंदी के दबाव के कारण और अमेरिका में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनकी पोजीशन ठीक होने के कारण अब $75 के आसपास पहुंच रही हैं। तो ये देखना होगा कि इन बैठकों में जो सामने तो पॉस्चरिंग थी और फोटो ऑप्स थे, लेकिन पीछे शायद ये तय हुआ है कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का कोई बड़ा प्लान सामने लाया जाए। और इसीलिए ये बात आज ओपेक देशों की तरफ से दुनिया के तेल उत्पादक देशों से कही गई, खासतौर से इन दोनों देशों की तरफ से, पुतिन और MBS की तरफ से, कि वो उत्पादन में कटौती को जारी रखें। एक नए किस्म का ओपेक शिफ्ट हमें आने वाले समय में शायद इस मुलाकात के बाद दिखाई देगा। जी चलिए, खबरें और भी हैं, समय थोड़ा कम है तो फटाफट नजर डालते हैं झटपट में। बरसात की कमी की वजह से देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का औसत स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले 65% पर आ गया है। हालांकि दिसंबर के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में बरसात की स्थिति में सुधार हुआ है और संभावना है कि आने वाले दिनों में पानी का स्तर जलाशयों में फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे। यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए G7 देशों ने 2024 में रूस से कच्चे हीरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। G7 देशों के इस कदम से भारतीय हीरा निर्यातकों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत में हीरा निर्यातकों ने इस प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। भारत में कच्चे हीरों का अधिकतर आयात रूस से ही होता है। कर संकट में फंसा क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जो कि अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा है, डुंजो ने अब कर्मचारियों को नवंबर महीने की सैलरी भी नहीं दी है। नवंबर की सैलरी 2024 में देने की बात कही गई है। कंपनी पहले ही अपने 30% से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। 2023 की शुरुआत में कंपनी में 1000 से अधिक कर्मचारी थे, लेकिन अब तक करीब 300 लोगों की छंटनी यहाँ पर की जा चुकी है। नवंबर के दौरान जीवन बीमा इंडस्ट्री को न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम से होने वाली कमाई में 25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। नवंबर के दौरान न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम से कमाई घट करके 26,495 करोड़ रुपए रही है, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 34,588.8 करोड़ रुपए का था। सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC पर सबसे ज़्यादा इसकी मार पड़ती हुई दिखाई दी है। सर, ये कुछ झटपट खबरें थी, आपकी टिप्पणी। अब रिजर्वायर्स का आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है और ऐसा लग रहा है कि कम से कम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की खेती रबी के मौसम में एक स्थानीय सूखे जैसी परिस्थिति की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ रिजर्वायर में पानी की जलाशयों की कमी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये स्थिति तब है जब कभी तूफान के दौरान बारिश हुई थी। तो इसका असर हमें जो दक्षिण भारत की खेती पर उस पर दिखाई देगा, क्योंकि रिजर्वायर के जरिए ही नहरों से सिंचाई होती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला भारत के हीरा उद्योग को लेकर है। इस बात की संभावना पहले से बन रही थी कि G7 देश रूस पर सख्ती करने के लिए वहाँ से हीरे के निर्यात पर रोक लगाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जितने भी अनगढ़े गैर तराशे हुए हीरे भारत में आते हैं सूरत के डायमंड उद्योग में, वो रूस से आते हैं। हीरा उद्योग वैसे ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुनिया में हीरे की मांग गिरी हुई है और जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनका बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बीच में हीरा उद्योग के लिए ये बड़ा झटका है और इसका
उसका असर हमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में रोजगारों पर और स्टॉक मार्केट में भी उन कंपनियों पर आने वाले समय में नजर आएगा। बिल्कुल। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण दिन जुड़े, पॉलिसी से जुड़ी एक एक बात को आपने जिस तरीके से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अब आज के इस पॉलिसी सेंट्रल, मनी सेंट्रल, जो भी कह लीजिए आप, इसको समाप्त करते हैं। लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम